नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश की ऐसी जगह पे लाई हूं जिसका शायद आप नाम सुनते ही एक प्राउड भी फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक से एक नेता यहाँ पर जन्म लिए हुए हैं और बहुत अच्छे राजनीति में है, जिसका नाम है बुलंदशहर। बुलंदशहर का एक क्षेत्र आता है अनूप शहर, जिसे छोटी काशी भी कही जाती है, जिसका विधान संख्या जो आप कह देंगे वो 67 होगा। आइए, यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन हमारे साथ विधायक प्रत्याशी जिसे आप कह सकते हैं, जो सपा के बहुत ही पुराने नेता भी है, जिनका नाम है ठाकुर योगेश प्रधान। पहले तो आपका मैच में बहुत बहुत स्वागत है सर जी। ये बताइएगा योगेश जी कि पहले तो आपने कैसे सोचा कि अब आना ही पड़ेगा हमें राजनीति में और खासकर विधायक प्रत्याशी बनना पड़ेगा? देखिए मैडम, मैं बुलंदशहर विधानसभा से आता हूँ और वहां से अनूप शहर की दूरी ज्यादा नहीं है जी। जब हम अनूप शहर जाते हैं और वहाँ की विसंगतियों को देखते हैं, वहाँ की गंदगी को देखते हैं और वहाँ की जनता की समस्याओं को जब मैंने सुना कि वर्तमान एमएलए जो भी व्यक्ति हैं वहाँ पर, मैं नहीं जानता हूँ उन्हें कौन है वो, जो भी व्यक्ति हैं वहाँ के वर्तमान जो एमएलए, मैंने सुना है कि बीजेपी के कोई व्यक्ति हैं, पर उन्होंने अनूप शहर का तथाकथित विकास नहीं किया है। चारों तरफ अराजकता, भ्रष्टाचार और दलितों के ऊपर जितना अन्याय वर्तमान सरकार के शासनकाल में हुआ है, इसको देख करके मुझे ऐसा लगा कि हमें एक सुयोग्य और मजबूत पार्टी के झंडे के नीचे से आने की जरूरत है जी। मतलब जो दुर्दशा कह सकते हैं अनूप शहर का, क्योंकि एक छोटी काशी हो ना, मतलब कह ले तो काशी जो वर्ड आ जाता है उसी से एक लगता है पवित्रता, एक धार्मिक प्रवृत्ति जगती है। तो इतनी स्थिति यहाँ की खराब हो गई है कि जो स्थिति मतलब कह सकते हैं जो होना चाहिए था वो चीज नहीं है। तो अब उसके वजह से आप यहाँ पर अब राजनीति में कदम रख दिए हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि अगर आप इस बार अगर जनता आपको जीत हासिल करवाती है, क्योंकि जनता आपके साथ है, क्योंकि प्रेम जिस तरीके से मैंने देखा उस तरफ से लग रहा है कि इस बार जनता आपको मौका देगी, तो आपको क्या लगता है सबसे पहले आप क्या स्थिति में परिवर्तन करेंगे? देखिए मैडम, हमारे अनूप शहर की 67 की दो समस्याएं सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो यहाँ के युवाओं का पलायन, यहाँ के जो शिक्षा से संपन्न युवा हैं वो रोजगार की तलाश के लिए नोएडा और दिल्ली जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें उचित अवसर नहीं है या उनका शोषण किया जाता है। हमारा सबसे पहले काम रहेगा कि हमारी सरकार बनने पर हम सबसे पहले यहाँ के बच्चों को यहीं पर ही अनूप शहर पर ही युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर प्रदान करेंगे। हथकरघा उद्योग जो अनूप शहर की जान है, जो हमारे किसान भाइयों की जान है, उसको हम यहाँ पर ही डेवलप करेंगे, जिससे कि हमारे युवा दिल्ली की तरफ जाने से बचे। बिल्कुल, अपने अनूप शहर में ही रह के अपना परिवार देखे और घर बिल्कुल कह सकते हैं आप चलाएं जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विपक्ष हमेशा से रोजगार पे ध्यान देता है, क्योंकि आपके जो अध्यक्ष हैं वो भी जिस तरीके से शिक्षित हैं, तो कह सकते हैं कि आप लोगों ने शिक्षा पे भी ध्यान दिया है और अब सोच के भी आए कि इस बार रोजगार पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आपका दिल्ली जो कि एकदम पड़ोसी आप कह सकते हैं शहर है आपका, तो वहां पे भी जिस तरीके से नीट के लिए प्रदर्शन चल रहा था, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, नीट के विषय में मुझे ये कहना है कि हमारे युवाओं को धरना प्रदर्शन करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? जी, बिल्कुल। जब गलती बीजेपी की थी तो उन्हें मान लेना चाहिए था, बल्कि उन्होंने हट धर्मिता का परिचय देते हुए हमारे युवाओं पर डंडे बरसाए, हमारी महिलाओं के प्राइवेट पार्टों को अनैतिक तरीके से छुआ। इससे हमारी आत्मा और हमारे समाज की आत्मा में बहुत ज्यादा क्रोध है और हम उसका बदला 2027 में लेकर के रहेंगे, क्योंकि हमारे युवाओं को उचित अवसर यदि दिया होता, उनकी न्याय संगत बात मानी होती, तो धर्मेंद्र प्रधान को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। इसलिए जो इस्तीफा दिया है वो दिया युवाओं के दबाव में, और दबाव में दिया इस्तीफा। जो समझ लीजिए कि युवाओं में एक जनशक्ति पैदा हुई है कि हम आगे बढ़ करके सपा पार्टी के झंडे के नीचे से आकर के हम इस सरकार को यूपी से उखाड़ फेंकेंगे। आपकी डिंपल जी जिस तरीके से वहां पर जाके बच्चों का देखभाल की है, पैम्पर किया है बच्चों को, तो सच में बहुत सराहनीय है। तो अब क्या सोच रहे हैं कि मतलब जैसे सपा से डिंपल जी वहां पर गई, काफी नेता भी और वहां पर भी गए, तो आप लोग भी क्या गए थे वहां पर, माहौल देख कर आए आप लोग? देखिए, हम लोग गए थे, हमारी पार्टी के योग्य नेता भी वहां पर गए थे। उन्होंने अपनी तरफ से जो भी प्रयास वहां हुए वो किए गए, बल्कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया को तो हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो हमारी जनता तक, हमारे युवाओं तक ना पहुंचे और उनकी समस्याओं को ना सुने। जब समस्या सुनेंगे ही नहीं तो उनका सॉल्यूशन कहां से पैदा होगा? वर्तमान सरकार ये चाहती है
कि हम संपूर्ण भारत पर एक अंधभक्ति का चोला तो उड़ा दे, पर रोजगार, युवा हमारे रोजगार को से रोजगार की डिमांड ना करें। जय श्री राम का नारा तो लगाए पर हमसे रोजगार ना मांगे। न्याय संगत बात कही जाएगी तो डंडे बरसाए जाएंगे और उनकी भावनाओं को क्षति पहुंचाई जाएगी। जय श्री राम का नाम आपने जब ले ही लिया है, तो अयोध्या में जिस तरीके से चोरी हुआ है दान का, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, अयोध्या में जो चोरी कांड हुआ वो वर्तमान सरकार के शासनकाल में, जो स्वयं को हिंदुत्ववादी विचारधारा का कहती है, और उसके ही शासनकाल में चोरी जो हुआ, ये सरकार के ऊपर सवालिया निशान लगाता है। और चोरी करने वाले भी यही लोग हैं, मंदिर बनाने वाले भी यही लोग हैं। अरे सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो मैडम ये है कि 85 रुपए किलो वाला लड्डू 850 रुपए किलो में ये लोग भक्तों को बेच रहे हैं। ये इन्हें डूब मरना चाहिए, जो धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब हिंदू मुस्लिम का जिस तरीके से कह सकते हैं राजनीति में हो जा रहा है कि जो समाज में पहले एक भाईचारा था, अब कहीं ना कहीं वो विचारधारा की वजह से कह सकते हैं आप दोनों भाइयों में, मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों में कहीं ना कहीं वो भाव आ जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि भाई ये कहीं ना कहीं राजनीति है इसमें? देखिए, हमारी पार्टी को बीजेपी ने एक अंधा चोला पहनाया हुआ है जनता को, क्या कि मुस्लिमों का डर दिखाया जा रहा है हिंदुओं को, और हिंदुओं का ही शोषण वर्तमान सरकार के शासनकाल में किया जा रहा है। ये बीजेपी पार्टी ये बताती है कि सपा पार्टी केवल मुस्लिम विचारधारा को लेकर चलती है, जबकि सपा पार्टी सातों वर्गों को लेकर चलती है। सभी का सम्मान हमारी पार्टी के झंडे के नीचे से है। बीजेपी चलती है आरएसएस के द्वारा। ये सामान्य जन और संपूर्ण भारत जानता है कि उसकी कमान किसी दूसरे के हाथ में है। मैं कहता हूं कि यदि आपको ज्यादा ही शासन करने की ललक है तो इलेक्शन में उतरिए, जीत के बताइए, और तब आप दिल्ली पहुंचिए। किसी के पीछे खड़े होकर शिकंडी की तरह तीर चलाना साहस नहीं, एक कायरता होती है। जी बिल्कुल। पर लोग कहते हैं, लोग क्या, आप विपक्षी सबसे पहले कहते हैं कि जो सपा है वो सिर्फ मुस्लिम और यादव का है पार्टी है, पर आप तो खैर ठाकुर हैं। बिल्कुल, मैं स्वयं ठाकुर समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं, पर इसके साथ ही ब्राह्मण वर्ग, जाट, चौधरी वर्ग, सभी का सम्मान जब हमारी पार्टी में है। हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना को लेकर के चलते हैं। हम आरएसएस की तरह एक विशेष वर्ग की विचारधारा को लेकर के नहीं चलते हैं। हमारे झंडे में सबका सम्मान है, सबका आदर है और सबको प्यार और मोहब्बत मिलती है। इसीलिए सपा पार्टी 2027 में जीत के आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। आरक्षण पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आपके बुलंदशहर में दलित भी काफी हैं, दलित भाई ज्यादा हैं? हाँ, देखिए, आरक्षण के विषय पर तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तक जो निचला तबका है उसे उचित न्याय नहीं मिला है। वो आज भी सबसे अंतिम लाइन में खड़ा हुआ है। आरक्षण क्यों लागू किया गया था, सबसे पहले तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। आरक्षण लगाने का मूल उद्देश्य केवल इतना सा था कि सबसे लाइन का जो व्यक्ति है उसे भी समाज की सामाजिक धारा में आने का एक अवसर दिया जाए। पर अवसर हुआ क्या है, वो आज भी वहीं पर ही खड़ा हुआ है, क्योंकि संविधान की बात सब करते हैं पर संविधान का पालन वर्तमान सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। हमारी सरकार आने पर SC ST OBC वर्ग को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, पर इसके साथ ही सामान्य वर्ग के काबिल युवाओं का भी हम समान आदर करते हैं और उन्हें भी अवसर दिया जाएगा। हम ऐसा नहीं है कि हम योग्यता की अवहेलना करते हैं। हम योग्यता का सम्मान, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, हम उसे सम्मान दिलवाएंगे और उसी के लिए हमारी पार्टी हमेशा से लड़ती आई है। जी, मतलब सबको अधिकार दिलवाना है, सबको समानता कहीं ना कहीं लाना है। जी अच्छा, जैसे पूर्वांचल की तरफ चल जाइए तो बुलंदशहर को लोग बहुत वैसा सोचते हैं कि यहाँ पर बहुत ही आप कह सकते हैं लोग हिंसक हैं, काफी ज्यादा आए दिन ही कुछ ना कुछ अपराध होते रहते हैं। यहाँ के जो युवा है उनके साथ ज्यादातर के कुछ भी छोटी मोटी बात पे गन चल जाती है, बंदूकें चल जाती हैं, गोलियां चल जाती हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है? मैडम नहीं है, हमारा बुलंदशहर सबसे शांति प्रिय प्रदेश है।
ये तो लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है। कोई व्यक्ति मेरे विषय में कैसी भी विचारधारा बना ले। बुलंदशहर का युवा तो जितना प्यार करता है, मुझे लगता है पूरे भारत में कोई युवा प्यार करना जानता ही नहीं होगा। प्यार की सच्ची परिभाषा हमारे बुलंदशहर विधानसभा से समस्त यूपी को सीखनी चाहिए। यहाँ का युवा झूठ के लिए लड़ता है और सत्य को आगे बढ़ाता है। पर जिस तरीके से आए दिन ही यहाँ पर कुछ न कुछ लोग पहले तो बहुत डरते थे, कहते थे बुलंदशहर जाना है 6 बजे से पहले ही चले जाओ, शाम को तो पहले का परिवेश और था। पहले के परिवेश की यदि हम गणना करते उस समय तो लाइट भी नहीं थी। जी। चोरियां भी होती थी और चोरियां तो हर जगह होती है, पहले भी होती थी। तो ये पहले का परिवेश है। अब बदल गया है। अब बुलंदशहर एक ये मान लीजिए कि नया लखनऊ बनने जा रहा है। ये बुलंदशहर लखनऊ बनने जा रहा है और बन के रहेगा अखिलेश भैया के नेतृत्व में। जी, अगर इस बार जनता ने आपको चुना तो बिल्कुल कह सकते हैं आप इसको दूसरा लखनऊ बनवा देंगे। बिल्कुल सत्यवादी। जी। अच्छा, और मैं जानना चाहती हूँ और युवाओं से कुछ कोई संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अब युवा ही हमारे भविष्य हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे समस्त युवाओं से एक संदेश देना चाहता हूं कि 2027 में जंग का वो दिन आ रहा है जब आपको अंधकार से लड़ना है और प्रकाश की तरफ आगे बढ़ना है। हमारी पार्टी हमेशा से मुलायम सिंह यादव के समय से अन्याय के खिलाफ खड़ी रही है। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के वो व्यक्ति जो न्याय की गुहार लेकर के आज भी खड़े हुए हैं, पर उन्हें न्याय नहीं मिला है। आपको यह सोचना है कि वर्तमान सरकार ने जो दिल्ली में किया है हमारी बहन बेटे के साथ में, क्या आपको वो सही लगता है? और यदि वो निंदनीय है तो हमारी पार्टी के साथ जुड़िए और मां कसम 2027 योगेश प्रधान का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ योगेश प्रधान जी, जिन्होंने कह सकते हैं आप क्षेत्र में रहे, उन्होंने पूरे 5 साल देखा है कि जनता जिस तरीके से जिन समस्याओं से जूझ रही है, अब कहीं ना कहीं उसका निवारण का समय आ गया है। अब 27 करीब है तो ये क्षेत्र में आ गए हैं, जनता की समस्या सुन रहे हैं, उसका निवारण भी कर रहे हैं। और उन्होंने जिस तरीके से युवाओं का भविष्य देखा है, उन्हें लगता है कि अब कहीं ना कहीं बदलाव की बहुत जरूरत है और एक नई दिशा, एक नई मार्गदर्शन युवाओं को दिखानी है। पर देखना है तो कि आने वाले समय में क्या होता है। ऐसे न्यूज़ के लिए बने रहिए बरखा सिंह के साथ। नमस्कार।